चलिए, तो हमारा आज का टॉपिक है केमिकल चेंज। ये क्लास 10 का पहले ही चैप्टर का टॉपिक है। सब्जेक्ट हमारा है साइंस। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि केमिकल चेंज क्या होता है। अगर बुक में देखें तो बुक में कुछ इस तरह से डेफिनेशन दे रखी है कि द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस चेंजेस। ठीक है ना। नेचर आप समझ सकते हैं कि भाई सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब उसका स्टेट हो गया, है ना। तो वो जो फॉर्म में है वो उसका नेचर हो गया। आइडेंटिटी किसे कहेंगे? क्या आप किसी भी केमिकल को देख के पहचान जाते हैं तो उसकी जो पहचान है वो उसकी आइडेंटिटी होती है। और हमारे केस में आइडेंटिटी का मतलब होता है केमिकल फॉर्मूला। ठीक है। तो जो भी केमिकल का केमिकल फॉर्मूला होता है वो उसकी आइडेंटिटी है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल से केमिकल का नाम ले रहा हूँ और वो है वाटर। अब बताइए कि वाटर के केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। सबको पता होता है H2 और O। अगर इस H2O को मैं चेंज कर दूं, जैसे कि मैं HO कर दूं या फिर H2O2 कर दूं, तो ऐसा करने पे अब ये वाटर नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि भाई हाइड्रोजन निकालने से या एक ऑक्सीजन ज्यादा डालने से पानी जो है कुछ अलग हो जा, मतलब कि पानी कुछ प्योर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, वो पूरा केमिकल ही बदल जाता है। अच्छा। और दूसरी एक डेफिनेशन है कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स। इसको भी समझते हैं कि रीअरेंजमेंट कैसे बोलते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन का एटम लिया, ये जो H है वो हाइड्रोजन का एटम, दूसरा एक हाइड्रोजन का एटम लिया। क्लियर। वैसे ही, और ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वैसे ही एक ऑक्सीजन का एटम, दूसरा ऑक्सीजन का एटम, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर मान लो इन दोनों के बीच में कोई रिएक्शन हो जाए, क्लियर ना, तो रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि भाई H2O। यानी कि हमने किया क्या है कि भाई अलग अलग जगह से ये जो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, जैसे कि ये दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाते हैं। क्लियर ना। अब अकेला ऑक्सीजन क्या करेगा? काफी अनस्टेबल है, किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बना देगा। तो ये हो गया हमारा केमिकल चेंज। अच्छा। अगर ये इसमें समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है। नहीं समझ में आया तो थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। तो डिटेल में कैसे जाएंगे? तो सबसे पहले इंडिविजुअली समझते हैं कि केमिकल क्या होता है और चेंज क्या होता है। तो सबसे पहले तो केमिकल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, केमिकल वर्ड सुनते ही हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ इस तरह से पिक्चर आ रहा हो कि देखो एकदम कुछ डरावना कोई लिक्विड हो जो हाथ वाथ पे गिर जाए तो हो सकता है अपनी चमड़ी जल जाए, उसमें से ऐसी कुछ फ्यूम्स निकल रही हो, है ना। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि इनको केमिकल कहते हैं तो आप सही हो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ इनको केमिकल कहते हैं तो आप गलत हो। देखिए, केमिकल जो है, हर एक चीज जिसमें मैटर होता है वो केमिकल है। मतलब आप भी केमिकल हो, मैं भी केमिकल हो, आपके सामने ये जो स्क्रीन है वो भी केमिकल है, ये हवा भी केमिकल, हर एक चीज केमिकल। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये केमिकल किससे बने हुए होते हैं, मतलब क्या उसके अंदर अगर किसी केमिकल को तोड़ा जाए तो क्या क्या निकलेगा। तो देखिए, ये है हमारा पीरियोडिक टेबल। तो ये जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ना, जैसे कि यहाँ पे H जो है वो हाइड्रोजन है, ये उसके बाद Na सोडियम है। तो ये टोटल 118, ठीक है, कितने? 118 एलिमेंट्स है। मतलब जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, जो जिस तारीख उस तारीख तक के, हो सकता है कि कल कोई नया एलिमेंट डिस्कवर हो जाए, लेकिन आज की तारीख में टोटल 118 एलिमेंट्स है। क्लियर। अच्छा, इन सब का ही कॉम्बिनेशन से बाकी सारी चीजें जो आप अपने आसपास देख रहे हो वो बनी हुई है। अच्छा। मैटर की डेफिनेशन 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से याद कीजिए। क्या होता है कि एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कुछ भी, है ना। तो कोई भी चीज जिसके पास मास हो और वो जगह रोकता हो, मतलब ऑक्यूपाई स्पेस। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। देखिए, मैटर में अभी तो मास और वेट अलग चीज होती है, उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अभी आप इतना समझ लो, टेम्पररी आप ऐसा चाहो तो मास को
वजन कंसिडर कर सकते हो। क्लियर ना, क्योंकि वजन है तो मास तो होगा ही होगा। अच्छा, तो क्या हर एक चीज के पास मास और स्पेस होता है? क्या हर एक चीज मैटर होती है? क्या ऐसी कोई चीज है जो मैटर नहीं है? जी बिल्कुल, ऐसी भी बहुत सारी चीजें है जो मैटर नहीं है। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए, जैसे हमारी यादें हो गई, मेमोरीज हो गई, है ना, तो ना तो उसका कोई मास होगा ना कोई जगह रोकेगा। आप सोचे नहीं नहीं जगह तो रोकता है, हमें याद आता है। अगर जगह रोक रहा है तो फिर मास नहीं है, राइट? तो कुछ ना कुछ तो है। तो मेमोरी हो गए, हमारे इमोशंस हो गए, जैसे लव, एंगर, हेट, ये सब इमोशंस, ये भी मास नहीं है। आपको जो लाइट नजर आ रही है, ये रिफ्लेक्शंस नजर आ रहे हैं, वो भी मैटर नहीं है। अब हमारे आसपास मैटर कौन से फॉर्म में अवेलेबल है, कौन कौन सी वैरायटीज में अवेलेबल है? तो देखिए, जनरली हमारे पास टोटल 3 स्टेट्स में मैटर अवेलेबल होता है। और आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब एग्जाम्पल देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल जानते हो। लेकिन और भी 2 स्टेट्स हैं जिसके अभी आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ नाम बता देता हूँ। एक है बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट और एक है प्लाज्मा। मतलब 10th में तो आपको ऐसे कोई रिएक्शन नहीं आएंगे जिसमें प्लाज्मा या बीईसी की जरूरत पड़ेगी। हाँ, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन स्टेट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। क्लियर? अब दूसरा हमारा वर्ड था चेंज। चेंज किसको बोलते हैं? अब ये देखो, मैंने आपको 750 रुपये का एक थॉट फ्री में दे दिया। क्या लिखा है? चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर वर्ल्ड। अरे वाह, काफी फ्री में आपको मैंने बड़ी महंगी चीज बता दी। लेकिन हम चेंज की बात कर रहे हैं। आप सोचिए, जब मैं चेंज कह रहा हूं तो आपके दिमाग में क्या आता है? देखो, ये भी चेंज है, छुट्टे हैं, लेकिन मैं ये चेंज की बात नहीं कर रहा था। थोड़ा क्रिएटिव सोचो यार, आप बदलाव की जो ऐसे ऐसे कुछ बताइए जो रात दिन होता रहता हो ऐसे। अच्छा, ये देखो, रात दिन ये भी चेंज है। अच्छा, ऐसे कोई चेंज बताइए एकदम ड्रास्टिक, आपने कभी कल्पना भी ना की हो। अच्छा, ये भी सही है कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं, इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद जो है उनमें भी काफी अच्छे बदलाव आ जाते हैं। आप तो बड़े मजे ले रहे हो आप। अच्छा, अपने टॉपिक पे आ जाओ, अपने टॉपिक के बारे में सोचो कि जो चेंज होते हैं, केमिकली चेंज के बारे में सोचिए। अच्छा, ये भी अच्छा चेंज है, ये अच्छी मूवी है, कभी टाइम मिले तो। ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई ना हो तो बाद में देख लेना। तो सबसे पहले केमिकल चेंज के बारे में सोचते हैं, तो देखो हमारे इमोशंस चेंज होते रहते हैं। क्लियर? अच्छा, ये सबसे सही एग्जाम्पल है। अब देखिए, एक छोटा सा सीड है ना, आप उसको ग्रो कर दो और वक्त देखते ही देखते वो बहुत ही बड़े ऐसे पेड़ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ये हो गया अपना एक चेंज। क्लियर? एक और देखते हैं, क्या ऐसे चेंज हमारे अंदर होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं, है ना। जब हम पैदा होते हैं और अगर बूढ़े होके मरेंगे तो कुछ इतने सारे चेंज हमारे अंदर आएंगे। अच्छा, एक और चेंज जो हमारे अंदर 24 आवर्स चल रहा है, और वो क्या है कि हम सांस लेते हैं तो O2 यानी कि ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं, और बाहर क्या आता है? CO2। बड़ी मजेदार चीज है, जो O2 हमने अंदर ब्रीथ किया वो तो बाहर आ गया, लेकिन अपने साथ सी को भी लेके आए, यानी कार्बन भी हमारी बॉडी में से लेके आए। अब इस हिसाब से अगर हम सांस लेते रहेंगे तो हमारी बॉडी में से तो कार्बन खत्म हो जाएगा, है ना। लेकिन कार्बन जो है वो खत्म नहीं होता। और क्यों नहीं होता? क्योंकि हम दूसरा कार्बन ऐड कर देते हैं। किस फॉर्म में? फूड के फॉर्म में। तो हमारा जो फूड है वो कौन से बेस पे है? कार्बन बेस्ड फॉर्म में है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, उसमें भी देखो आप आगे कार्बो लिखा है, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है। अच्छा, ये देखिए, इस एप्पल को भी ध्यान से देखे। जब आप एप्पल को कट करते हो तो कुछ ऐसा का रंग होता है, लेकिन अगर आप उसको एयर में खुला रख दो तो कुछ इस तरह से ब्राउन ब्राउन हो जाता है। ये भी एक तरह का चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया। क्या लगता है, ये भी कोई केमिकल चेंज होगा? राइट। अच्छा, और इसके अलावा पेड़ वगैरह देखिए, अलग अलग सीजन में कुछ ना कुछ चेंज होते रहते हैं। मुझे तो लग रहा है हम चेंज में शायद पीएचडी कर रहे हैं, केमिकल तो समझ लिया। अच्छा, ये वाला चेंज बहुत बढ़िया है। मतलब क्या हो रहा है कि चेंज से पहले और चेंज के बाद दोनों ही प्रोडक्ट यूज हो रही है। तो दूध में से बन जाता है दही, है ना। तो दोनों ही प्रोडक्ट मतलब यूज कंजप्शन करने लायक है, राइट। तो ये भी एक केमिकल चेंज है। उसके बाद
अच्छा, ये वाला है, आप पहले सिर्फ देखिए, फिर मैं आपको सवाल पूछूंगा, आप जवाब मुझे दे तो नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करते हैं। आपके सामने एक आइस क्यूब है ना? चलिए, अब इसको गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? वाटर। क्लियर? अच्छा, अब वाटर को हम गर्म करेंगे बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा मेरा मतलब है 100 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा, तो वो क्या बन जाएगा? वेपर। है ना? तो ये तीनों अलग चीज हो गई। अच्छा, आप ये बताइए कि वाटर का तो हमें फॉर्मूला पता है, H2O होता है, लेकिन आइस और वेपर का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको पता है तो बहुत सही बात है, नहीं पता है तो ये रहा उसका फॉर्मूला। आइस का फॉर्मूला भी H2O है और वेपर का फॉर्मूला भी H2O है, मतलब उसकी आइडेंटिटी नहीं बदली है। जो आइडेंटिटी की हमने डिस्कशन की थी ना, वो आइडेंटिटी नहीं बदली है। बदला है तो वो सिर्फ है उसका स्टेट, या फिर आप उसके लिए दूसरा वर्ड है फेज। क्लियर? तो ये केमिकल चेंज तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, सिर्फ नेचर नहीं, उसकी आइडेंटिटी भी बदलनी चाहिए, और मेन चीज तो आइडेंटिटी ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे, हैप्पी बर्थडे अगर आपका आज बर्थडे है तो, और अगर नहीं है तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे, और अगर अभी अभी चला गया है तो फिर बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। अब ये देखिए, ये भी एक तरह का केमिकल चेंज है। कैसे? इसके अंदर, वैक्स के अंदर कार्बन और दूसरे एलिमेंट्स रहते हैं, हवा में ऑक्सीजन होता है, और ये दोनों जब रिएक्ट होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वही कार्बन डाइऑक्साइड जो हम ब्रीद आउट करते हैं, और प्लस हीट और लाइट दोनों निकलती है, और उस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं फायर। है ना? अगर आग को देखे तो वो क्या है? कुछ नहीं, हीट और लाइट का कॉम्बिनेशन है। एक्चुअली फायर कोई मैटर नहीं है, फायर एक केमिकल रिएक्शन का ही एक रूप है। क्लियर? अब देखने जाओ तो हमारी बॉडी में भी तो यही हो रहा था। हमारी बॉडी में भी कार्बन है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। और अगर आप अपने हाथ या उंगली नाक के नजदीक रखोगे और ब्रीद आउट करोगे, यानी कि सांस बाहर निकालोगे, तो आप पाओगे कि आपकी जो सांस है वो भी गर्मा गर्म है। इसका मतलब क्या हमारी बॉडी के अंदर भी आग जल रही है? जी बिल्कुल, हमारी बॉडी के अंदर भी आग जलती है। तो हम क्यों जल नहीं जाते? अब देखिए, ये जो है कंबशन का मतलब जरूरी नहीं कि फ्लेम हो ही हो। क्लियर? बहुत सारे कंबशन ऐसे हैं जिसके अंदर फ्लेम नहीं होती। फ्लेम उसमें ही होती है जिसमें वॉलाटाइल मटेरियल हो, यानी कि मटेरियल अगर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो ही फ्लेम बनती है। क्लियर? तो ये भी एक केमिकल चेंज हो गया। अब ये वाला केमिकल चेंज देखिए, ये काफी नुकसानदेह केमिकल चेंज है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो वो आयरन के नट बोल्ट की है। अगर वो गैस, यानी कि गैस से मेरा मतलब है वाटर और ऑक्सीजन, क्लियर, इन दोनों के साथ रिएक्ट कर जाए, तब इसके ऊपर रस्ट फॉर्म हो जाता है, और ये आयरन को कमजोर बना देता है। क्लियर? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि ट्रेन हो गई, एरोप्लेन हो गए, ब्रिजेस हो गए, है ना, ये सब जो है अगर जंग लग जाए तो लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है। तो ये वाला चेंज तो सही नहीं है भाई। क्लियर? तो उसके लिए भी कुछ टेक्निक्स है कि उसको प्रिवेंट किया जा सके। या फिर जैसे स्टेनलेस स्टील देखा होगा आपने, तो स्टेनलेस स्टील अगर पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो स्टील नाम का कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है? तो आयरन के अंदर ही हम कार्बन और दूसरे एलिमेंट मिक्स करते हैं और वो स्टील बन जाता है, और उसको बिल्कुल भी जंग नहीं लगता। तो कुल मिला के जो चेंज हमने पढ़े वो कुछ फिजिकल थे, कुछ केमिकल चेंज थे। तो जैसे कि बर्फ का पिघल जाना, लकड़ी के टुकड़े कर दो, पेपर के टुकड़े कर दो, और ये कुछ मिक्स कर दो दाल चावल, तो वो सब फिजिकल चेंज हो गए। उसमें क्या है, आइडेंटिटी नहीं बदलती। केमिकल चेंज किसको बोलते हैं? जब भी आपको आग नजर आए, या फिर कोई फ्रूट्स वगैरह सड़ जाए, या फिर पटाखे फोड़ते हो, ये बहुत ये वाला तो आप देखिए, प्राइमरी स्कूल में या सेकेंडरी स्कूल में ये एक्सपेरिमेंट तो हर कोई करता ही है। विनेगर और बेकिंग सोडा का मिक्सचर, है ना, लावा या ऐसे ही नाम पे, ये काफी फेमस एक्सपेरिमेंट है, ये भी आप कर सकते हो। विनेगर मिल जाएगा, बेकिंग सोडा भी मिल जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब आते हैं हमारे केमिकल चेंज के इस टॉपिक पे, और कुछ ऐसे डाउट्स भी क्लियर करेंगे जो जनरली लोगों के मन में होते हैं। तो पहला तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है ये हाइड्रोजन, है ना।
तो क्या ये पूरा हाइड्रोजन है? नहीं, ये एक हाइड्रोजन का एटम है और ये भी एक हाइड्रोजन का एटम है, और दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। क्लियर? और ऐसे मेरे पास कितने पीस हैं? दो। राइट? अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है? तो सेम टू सेम, ये एक ऑक्सीजन का एटम है, ये एक ऑक्सीजन का एटम है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो H2 है ना, H2 का मतलब होता है ये वाला, और ये जो आगे 2 है ना, इसका मतलब होता है ये 1 और ये 2। क्लियर? अगर मैथ्स में आपने देखा होगा, जब कोई नंबर इस तरह से हम आगे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। तो ये तो कोएफिशिएंट हो गया। और जो नीचे वाला जो है ना, वो क्या है? उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट। अच्छा, अगर O2 को ऑक्सीजन कहेंगे तो सिर्फ O को क्या कहेंगे? उसको भी ऑक्सीजन कहेंगे। अरे यार, ये तो गलत हो गया ना। O को ऑक्सीजन और O2 को भी ऑक्सीजन। अब देखें ऐसा क्यों है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कई बार आपको लगता होगा कि अगर एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो वाटर बनेगा, तो ऐसा कुछ फॉर्मूला होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका रीजन बहुत ही सिंपल है। आपके आसपास एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन अवेलेबल है वो O2 के फॉर्म में अवेलेबल है, ना के O के। क्लियर? तो O के फॉर्म में वो अवेलेबल नहीं है, O2 के फॉर्म में अवेलेबल होता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि सिंगल ऑक्सीजन हाईली अनस्टेबल होता है। सेम टू सेम हाइड्रोजन के साथ भी यही प्रॉब्लम है। वो भी अकेला हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है, अकेला नहीं रह पाता, वो भी किसी न किसी के साथ बॉन्ड बना देगा। अब एक मजेदार चीज करते हैं। ये जो ब्लू कलर के आपको ये स्फीयर्स नजर आ रहे हैं ना, ऐसे हम काउंट करते हैं, कितने हैं? 1 2 3 4। अच्छा, अब इज इक्वल टू के उस तरफ चलते हैं। 1 2 3 4। बढ़िया है। तो जितने ब्लू बॉल्स इस तरफ थे उतने ही इस तरफ। अब ये रेड बॉल्स को काउंट करते हैं। 1 2। अब इज इक्वल टू किस तरफ? 1 2। यानी कि कुछ नया तो बना ही नहीं। जो लेफ्ट हैंड साइड पे था वही हमने उसकी जगह बदल के इधर से उधर हेरा फेरी करके राइट हैंड साइड में ले गए। तो आपको नहीं लगता इसको फिजिकल चेंज कहना चाहिए? जैसे आपके घर में एक कुर्सी यहाँ से उठा के वहां रख दी, है ना, लेकिन इसको फिजिकल चेंज इसलिए नहीं कहते क्योंकि आप एटम को, इंडिविजुअल एटम को तो इस तरह से उठा के कहीं पे रख नहीं सकते। क्लियर? वैसे आप एटम को तो टच कर ही सकते हो। कैसे? क्योंकि आप खुद एटम के बने हुए हैं, आपके आसपास हवा है वो भी एटम को बनी हुई, तो आप हमेशा एक एटम के कांटेक्ट में तो रहते ही हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो ये था हमारा टॉपिक, केमिकल चेंज। आई होप कि अब तक तो ये समझ में आ गए हो। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, एंड वेट करिए नेक्स्ट टॉपिक के लिए। हम्म।